हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपका संघर्ष जो है वो कभी भी विफल नहीं होगा। आपका संघर्ष कभी भी बेकार नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष आपकी क्षमता को और बढ़ाएगा और आपको सफलता के और करीब लेकर आएगा। तो आप संघर्ष कर रहे हैं तो उसका ऐसा मत समझिए कि सर रिजल्ट तो मिल ही नहीं रहा है। रिजल्ट जो है वो आपको जरूर मिलेगा अगर आप पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ में अपना काम जो है वो कर रहे हैं तो आपको जरूर और जरूर आपका रिजल्ट जो है वो जरूर दिखेगा। इसी विचारधारा, इसी एटीट्यूड के साथ में आप अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखिए। और आइए देखते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो आखिर था क्या। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो देखिए, वेयर विल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सेटअप वनटांगिया विलेज ट्रेनिंग सेंटर रिसेंटली। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो विभिन्न समुदायों, अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर समुदाय के विकास के उद्देश्य से सरकार जो है वो ट्रेनिंग सेंटर जो है स्थापित करने वाली है। और कहाँ करने वाली है? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो गोंडा में ट्रेनिंग सेंटर जो है वो स्थापित करने वाली है। राइट। बहुत सारे लोगों ने बताया था मैसेज करके। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ और चीजें देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम कहां पर खुला। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये बताया है, वो खुला है कन्नौज में। उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष परियोजना के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष पर रहा है। सबसे ज्यादा कैंसर के मामले अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? तो ये याद रखिए कि कैंसर के सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो उत्तर प्रदेश में ही पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम जो है वो बनाएगी, ये भी मैंने आपको कुछ दिन पहले अभी बताया है। और अमित शाह ने ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में 4 करोड़वां पौधा लगाया। तो यहाँ पर याद रखिए कि उत्तर प्रदेश के बारे में जब आपसे पूछे तो कुछ जो चीजें हम पढ़ चुके हैं वो बार बार आप देखिए तो याद रहे। आइए देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि व्हेन इज द, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तो बोल रहा है कि हाल ही में धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा वो मनाया जाता है 22 अगस्त को। बात समझ में आ रही है? तो लगातार हम डे वाले क्वेश्चन जो हैं वो भी देख रहे हैं, वो भी डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखें, अगस्त में जो हमने डेज देखे हैं या जो डे हम सेलिब्रेट करते हैं जिनके आने की संभावना है, एक बार वो लिस्ट फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए। सबसे पहले अगर बात करते हैं, कब बात करते हैं हम? 1 अगस्त की। सबसे पहले हम बात करते हैं कब? 1 अगस्त की। तो नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, विश्व लंग कैंसर दिवस और वर्ल्ड वाइड वेब डे जो है वो मनाया गया। 3 अगस्त की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 6 अगस्त की अगर हम बात करें तो हिरोशिमा डे। और 9 अगस्त की अगर हम बात करें तो नागासाकी डे। ये दोनों आप याद रखिए। 7 अगस्त की बात करते हैं तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त की बात करते हैं तो अगस्त क्रांति दिवस। 9 अगस्त में विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त में विश्व जैव ईंधन दिवस। 12 अगस्त फिर से वही चीजें मैं आपको बताऊंगा कि सर ये अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है, ये राष्ट्रीय युवा दिवस नहीं है, दोनों में फर्क है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और आप मुझे मैसेज करके बता दीजिए सर राष्ट्रीय युवा दिवस किस महीने की 12 तारीख को ही मनाया जाता है। आप ये मुझे कमेंट करके बता दीजिए। उसके बाद बात करते हैं तो 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस जो है वो मनाया जाता है। और हाथी का नाम सुनकर हमारे दिमाग में क्या आता है? फिर से वही चीजें, कर्नाटक। और कर्नाटक का नाम सुन के हमारे दिमाग में क्या आता है कि सर कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा है और कर्नाटक में अरबपति विधायकों की संख्या जो है वो भी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। 13 अगस्त की बात करते हैं तो विश्व अंगदान दिवस। देखिए यहाँ पर 3 अगस्त की बात कर रहे थे, भारतीय अंगदान दिवस है। और 13 अगस्त की बात कर रहे हैं तो विश्व अंगदान दिवस। फर्क है दोनों में। आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि आपसे विश्व अंगदान दिवस पूछे तो आप भारतीय लगा के और 3 अगस्त पर आप टिक करके और चले आइए तो नंबर आपके कट जाए। 14 अगस्त जो है वो विभाषक विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मिसप्रिंट है यहाँ पर, ठीक है। 16 अगस्त की बात करते हैं तो नवरोज दिवस या पारसी नववर्ष के तौर पर मनाया जाता है। 17 अगस्त जो है वो चिंगम, मैंने आपको बताया ही है। 19 अगस्त की बात करते हैं तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के तौर पर मनाया जाता है। 20 अगस्त
वर्ल्ड मॉस्किटो दिवस या विश्व मच्छर दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और 21 अगस्त की अगर हम बात करते हैं तो आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतरराष्ट्रीय दिवस के तौर पर यह मनाया जाता है। तो इसमें आप याद रखेंगे कि डे वाले जो क्वेश्चन है आप बार बार उनको देखेंगे। गला थोड़ा खराब है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। विच क्रिकेटर हैज बीन नेम्ड एज नेशनल आइकन बाय इलेक्शन कमीशन रिसेंटली। हाल ही में किस क्रिकेटर को चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकन के रूप में नामित किया गया है? देखिए चुनाव आयोग की जब हम बात करते हैं ना, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को चुनाव के लिए जागरूक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के लिए जागरूक करना। बात समझ में आ रही है? और उन चीजों को करने के लिए वो कुछ ऐसी पर्सनालिटी को नॉमिनेट करती है, वो कुछ ऐसी पर्सनालिटी को आइकन के रूप में लेकर आती है जिसको लोग जो है वो फॉलो करते हैं। और एक बहुत ही साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति हैं जिनको क्रिकेट का भगवान बोला जाता है, सचिन तेंदुलकर साहब। जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा कि ये एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में 100 सेंचुरी जो है वो लगाई। एकमात्र क्रिकेटर, एकमात्र क्रिकेटर जिन्होंने 100, अगर हम बात करते हैं तो जिन्होंने, अगर देखें तो शतक की अगर हम बात करें तो एकमात्र क्रिकेटर जिन्होंने शतक का शतक जो है वो लगाया है, उनका नाम सचिन तेंदुलकर है। और इनके योगदान जो है वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, बच्चा बच्चा जो है वो इनसे मतलब एक तरीके से इनके बारे में जानता है और इनके जो रिकॉर्ड है वो जानते ही। क्रिकेट का नाम सुनते ही भारत में एक ही नाम सबसे ऊपर आता है, वो है सचिन तेंदुलकर, राइट। चलिए तो यहां पर अगर हम देखें तो किसको बनाया गया है, तो याद रखिएगा वो किसको बनाया गया है, वो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। अब देखिए यहां पर एक चीज याद रखिए, ऐसा किया क्यों गया, तो ये इसलिए किया गया ताकि चुनाव में जो वोटर्स हैं उनकी भागीदारी को क्या किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। क्योंकि जब इनको देखेंगे और ये इनकरेज करेंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये ठीक है, बात समझ में आ रही, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो क्या करेंगे, वोट देंगे। और यही तो चुनाव आयोग जो है वो चाहता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, तो 25 जनवरी 1950 को अगर हम देखें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, 25 जनवरी 1950। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है, वो है न्यू दिल्ली में। और करेंटली जो, अगर हम देखें इलेक्शन कमीशन कमिश्नर की अगर हम बात करते हैं या चुनाव आयोग के हेड की अगर हम बात करते हैं तो उनका नाम है राजीव कुमार। बात समझ में आ रही है? तो ये भी आप याद रखेंगे, ये है इसका हेडक्वार्टर और ये है इसका एस्टेब्लिशमेंट, किसका, इलेक्शन कमीशन का। क्लियर? चलिए दूसरा अगर हम बात करते हैं सचिन साहब के बारे में, तो याद रखिए कि 1992 से 2011 तक का इनका करियर था, ठीक है। 6 वर्ल्ड कप का ये हिस्सा थे। और वर्ल्ड क्रिकेट में अगर इनके बारे में मैं बताऊं आपको तो 1992 से 2011 तक का ये करियर इनका देखने को मिलता है। वर्ल्ड क्रिकेट में 100 लगाने का भी रिकॉर्ड है इनका, ठीक है। और तीसरा अगर हम बात करें तो 2011 के वर्ल्ड कप जिताने में भी अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो याद रखिएगा कि अभी सचिन तेंदुलकर साहब को क्या किया गया है, चुनाव आयोग के द्वारा आइकन के रूप में बनाया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हाल ही में किसे CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो याद रखिए किसको सम्मानित किया गया है, वो सालू जिंदल को सम्मानित किया गया। सालू जिंदल के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो सालू जिंदल जो है वो एक सोशल वर्कर है, ठीक है। और अपने सोशल वर्क के लिए ये काफी पॉपुलर है कंट्री में, ठीक है। इनकी पॉपुलैरिटी के पीछे एक रीजन ये भी है कि इनके हस्बैंड जो है वो MP रह चुके हैं 14वीं और 15वीं लोकसभा में। मतलब अपने काम के लिए तो ये पॉपुलर है ही, दूसरी पॉपुलैरिटी की वजह है इनकी 14वीं 15वीं लोकसभा में सांसद के रूप में कार्य कर चुके हैं इनके पति, और उनका नाम है नवीन जिंदल। कहां से? हरियाणा से। बात समझ में आ रही है? इनको अवार्ड जो है वो किस लिए दिया गया है, तो याद रखिए कि वंचित वर्ग के सामाजिक आर्थिक
विकास के उद्देश्य से किए गए कार्यों के कारण, कि पिछड़ा हुआ वर्ग जो है उसका उत्थान जो है वो किया जा सके। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे पूछे कि सर क्यों दिया गया, तो याद रखिए कि वंचित वर्ग के उत्थान के उद्देश्य से ये लगातार कार्य करती रहती हैं। सालू जिंदल इनका नाम है, सोशल वर्कर हैं। पति का नाम इनके नवीन जिंदल है, और ये कांग्रेस पार्टी से, अगर आपसे ये भी पूछे तो आप याद रख सकते हैं कि किस पार्टी से, तो ये कांग्रेस पार्टी से एमपी रह चुके हैं। ठीक है, देश के बड़े बिजनेसमैन के तौर पर भी इनका नाम लिया जाता है। आइए देखें, यूके संसद द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ग्लोबल लीडर अवार्ड तो 2023 से जयेश सैनी को सम्मानित किया गया। सुभाष रुनवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला है। जूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड डायने क्रूगर को सम्मानित किया गया है। और लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। कौन से नंबर के हैं? 41वें नंबर के, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विच मेडल हैज बीन वॉन द तिरुपति राजा अनिरुद्ध श्रीराम इन द सिंगापुर मैथ ओलंपियाड रिसेंटली। अगर हम बात करते हैं किसकी मैथ ओलंपियाड की हम बात करते हैं, तो याद रखिए कि किसने ये मेडल जीता है। तो ये मेडल जीता है तिरुपति के राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने। राजा अनिरुद्ध श्री राम ने ये मेडल जीता है। और कौन सा मेडल जीता है इसमें? तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। इनके बारे में अगर हम देखें तो कौन सी क्लास के ये स्टूडेंट हैं? तो 4th क्लास के ये स्टूडेंट है, 4th कक्षा में अभी ये अध्ययनरत है। ठीक है, और अगर हम देखें मैथ ओलंपियाड, तो उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कहाँ हुआ था ये? तो ये हुआ सिंगापुर। ठीक है, नाम था सिंगापुर मैथ ओलंपियाड। इसकी राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी। बात समझ में आ रही है? इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी है सिंगापुर सिटी। इसमें इतनी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। रिसेंटली इन विच सिटी द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेट अप द टेम्पल म्यूजियम। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में मंदिर संग्रहालय बनाएगी? तो याद रखिए वो कहां पर बनाएगी? वो अयोध्या में बनाने वाली है। बात समझ में आ रही है? अब बात यह आती है कि सर ये मंदिर संग्रहालय का मतलब क्या है? तो हिंदू मंदिरों को अगर हम बात करें, तो उस म्यूजियम की अगर हम बात करें तो वहां पर होगा क्या? तो वहां पर हमारे जो हिंदू धर्म है, तो उस हिंदू धर्म में जो मंदिर हैं, उन मंदिरों और हिंदू धर्म की जितनी भी अलग अलग प्रकार से विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को आगे आने वाली पीढ़ी को समझाने के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी को उनसे जागरूक कराने के लिए ये कदम जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी ने अगर हम बात करें, तो योगी आदित्यनाथ जी ने ये बोला है कि भाई उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हम टेम्पल म्यूजियम या मंदिर संग्रहालय ओपन करने वाले हैं, जिसमें हिंदू मंदिरों के व्याख्यान से संबंधित चीजें जो हैं वो रहेंगी, और कीर्तिमान जो भी चीजें हैं मंदिरों के, उसको यहाँ पर बताया जाएगा, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो अपने धर्म को, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी अपने मंदिरों की विशेषताओं को वो समझ सके। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिए कहां पर करेंगे? वो अयोध्या में करने वाले हैं। तो कहां खुलने वाला है? अयोध्या में खुलने वाला है। अब बात करते हैं किसकी? सर यूपी गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो यूपी के अगर हम कैपिटल की बात करें, तो आपको कैपिटल पता ही है कौन सी है? कैपिटल है लखनऊ। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं सर यूपी के CM, तो काफी पॉपुलर है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, दूसरा इसमें एक पॉइंट और आप याद रख सकते हैं कि सर यूपी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो CM तो पता चल गया, लेकिन यूपी में 2 डिप्यूटी CM जो है वो काफी न्यूज में थे अभी कुछ टाइम पहले। उनका क्या नाम है? एक का नाम है केशव प्रसाद मौर्य, और दूसरे का नाम है ब्रिजेश पाठक। केशव प्रसाद मौर्य ये काफी न्यूज में थे, और दूसरे का नाम है ब्रिजेश पाठक।
ये कौन है? ये है डिप्यूटी सीएम ऑफ यूपी, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं सर, अगर हम यूपी को देख रहे हैं तो यूपी जो है वो और किस नाम से जाना जाता है? तो यूपी के लिए आप एक चीज और याद रख सकते हैं कि द हार्टलैंड ऑफ इंडिया, ये भारत का हार्टलैंड ऑफ इंडिया कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो यूपी जो है वो हार्टलैंड ऑफ इंडिया कहलाता है। चलिए इतनी चीजें आपके लिए जरूरी हैं, ठीक है। आइए देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम कन्नौज में शुरू हुआ है। सबसे ज्यादा कैंसर के मामले उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी। और अमित शाह ने ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में 4 करोड़वां पौधा जो है वो लगाया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ बाइकॉम 18 डिजिटल बिजनेस। यहाँ पर अगर हम देखें तो किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है किरण मणि को, ठीक है। किसका सीईओ? बाइकॉम 18 डिजिटल बिजनेस का, ठीक है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है किरण मणि, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि सर बाइकॉम टीम के डिजिटल बिजनेस के नए सीईओ जो हैं वो किसे बनाया गया है, तो आप बताइए कि सर वो किरण मणि को बनाया गया। कंपनी के बारे में अगर देखें 2007 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है ये? 2007 मुंबई। और किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है? तो ये टेलीविजन इंडस्ट्री से, ठीक है। तो ये आप बेसिक चीजें इसमें याद रखिए, ठीक। हेडक्वार्टर एंड एस्टेब्लिशमेंट। चलिए अब देखिए कुछ और चीजें। साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कुछ टाइम पहले ही मैंने बताया पीआर शेषाद्री बने हैं। बोलीविया में अगले भारतीय राजदूत जो हैं वो विश्वास सबकाल बने हैं। और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीएमडी के रूप में परमिंदर चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। और विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में आदिल सुमरीवाला जो है उनको चुना गया है। ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस की हुई है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि भाई हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विश्वंभर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया है? देखिए इनको देखकर आप अंदाजा तो लगा सकते हैं कि सर किसे किया गया है। तो वो नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विश्वंभर श्रेष्ठ जो है उनको नियुक्त किया गया है। लेकिन एग्जाम में फोटो नहीं आएगी, समस्या ये है, ठीक है। यहाँ तो हम देखकर अनुमान लगा लेते हैं, देखकर हमको चीजें समझ में आ जाती है ताकि आपको याद रहे। बात समझ में आ रही है? लेकिन एग्जाम में फोटो नहीं आएगी, इसलिए वहां से ही आपको याद रखना पड़ेगा। पूछेगा किस देश के राष्ट्रपति ने विश्वंभर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो सीधे बोलिए सर किस देश के। अगर हम बात करें किस देश के, तो नेपाल के राष्ट्रपति ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया है। देखिए नेपाल के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। एक चीज इसमें आप ये देख लीजिए कि विश्वंभर श्रेष्ठ कब तक के लिए रहेंगे? तो 14 महीनों के लिए। सॉरी, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? नेपाल की। नेपाल की बात करें, पड़ोसी देश है, ठीक है। राजधानी क्या है? काठमांडू, ठीक है। और इसी के पास में, प्रॉपर काठमांडू नहीं, 10-12 किलोमीटर दूर बहुत ही फेमस मंदिर पशुपतिनाथ का मंदिर है, ठीक है। नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो इसका पुराना नाम जो है वो क्या था? ओल्ड नेम था इसका नेपा। बात समझ में आ रही है? तो इनको विश्वंभर श्रेष्ठ जो है वो 14 महीने के लिए किए जाएंगे, ठीक है। नेपाल का जो राजधानी है वो है काठमांडू, ठीक है। और इसका ओल्ड नाम जो है वो क्या है? वो है नेपा। नेपाल के अगर प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो उनका नाम है रामचंद्र पौडेल, ठीक है। उनका नाम है रामचंद्र पौडेल, ठीक है। ये कौन है? ये है प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। ये कौन है? ये है नेपाल के प्रेसिडेंट,
ठीक है। चलिए, इसमें नेपाल में एक चीज़ और याद रखिए, जैसे हम जनरली देखते हैं कि सर हमारे पड़ोसी देश, तो उनमें पड़ोसी देशों में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो कौन सी है, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वहाँ पर हिंदू की। ठीक है, तो हिंदू जो है वो सबसे ज़्यादा नेपाल की ओवरऑल पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदू निवास करते हैं। ठीक है, चलिए, नेपाल के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ला ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास ले लिया है। उपराष्ट्रपति ने भारतीय सहायता से निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किया है। भोटो यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया जाएगा। नेपाल में 2025 का विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और एसीसी मेंस प्रीमियर कप नेपाल ने जीता है अभी हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हु हैज रिसेंटली बिकम द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ UIDAI? पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ, ठीक है, किसे? UIDAI, ठीक है, यूनिट आइडेंटिफिकेशन। अगर हम बात करें तो UIDAI का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है, तो यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। और इसके पार्ट टाइम चेयरमैन जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, वो नियुक्त किया गया है नीलकंठ मिश्रा को। ठीक है, पार्ट टाइम चेयरमैन जो है वो कौन है, वो है नीलकंठ मिश्रा। ठीक है, और नीलकंठ मिश्रा के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो अभी ये रिसर्च हेड है। ठीक है, अभी ये रिसर्च हेड हैं। कहाँ के रिसर्च हेड हैं, तो ये हैं अभी एक्सिस बैंक लिमिटेड में। ठीक है, अगर हम करेंटली इनको देखें कि सर अभी कहाँ पर है, तो ये याद रखिएगा कि एक्सिस बैंक लिमिटेड में अभी फिलहाल रिसर्च हेड के तौर पर काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है UIDAI, यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो 28 जनवरी 2009 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, 28 जनवरी 2009। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और आप सबके पास में आधार कार्ड है, तो उस आधार कार्ड में जो आधार नंबर है, जो आपकी UID है, वो कितने डिजिट की होती है, वो होती है 12 डिजिट की। बात समझ में आ रही है? आपका जो आधार है वो कितने डिजिट का होता है, वो होता है 12 डिजिट का। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। आइए देखिए कुछ और चीजें। कमलेश वार्ष्णेय और अमरजीत सिंह को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। ये दोनों नाम आप याद रखिए। SBI लाइफ के MD और CEO के रूप में अमित झिंगरन को नियुक्त किया गया है। और QETCI के अध्यक्ष के रूप में विजय कुमार सारस्वत को नियुक्त किया गया है। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बोल रहा है कि हाल ही में किसने टाटा प्रोजेक्ट के कार्यकारी उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है, तो इस्तीफा देने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है संदीप नौलखे। और संदीप नौलखे ने क्या कर दिया, अभी टाटा प्रोजेक्ट के उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने के बाद में अगर हम बात करते हैं तो नए वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन बनेंगे, ठीक है, ये आप याद रखिए कि संदीप नौलखे हैं। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि सर नए कौन बनने वाले हैं, तो नए बनने वाले हैं विनायक पै। ठीक है, तो ये भी आप इसमें याद रखिए। नई संसद के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले टाटा प्रोजेक्ट के कार्यकारी, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो कार्यकारी उपाध्यक्ष संदीप नौलखे ने कंपनी के अहम पद से इस्तीफा दे दिया है। और नए बनने वाले हैं कौन, विनायक पै। ठीक है, बिट्स पिलानी, बाकी चीजें तो आप देख ही लेंगे, बहुत ज्यादा वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विल मेक अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी बाय एंडिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? किस राज्य सरकार के द्वारा ये बोला गया है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको खत्म करके हम नई शिक्षा नीति बनाएंगे। और इसके स्थान पर अगर देखा जाए तो नेप 2020 के स्थान पर क्या किया जाएगा, राज्य शिक्षा नीति जो है वो बनाकर इंप्लीमेंट की जाएगी। राज्य शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। ठीक है, और कौन सी गवर्नमेंट है, तो वो है कर्नाटक। ठीक है, अब कर्नाटक का नाम सुनते ही क्या समझ में आ गया कि सर कर्नाटक गवर्नमेंट है CM सिद्धारमैया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या याद आता है, सर सबसे ज्यादा हाथी
ठीक, तीसरा पॉइंट क्या याद आता है सर? सबसे ज्यादा अरबपति विधायक। चौथा पॉइंट क्या याद आता है सर? राजधानी जो है वो बेंगलुरु। बात समझ में आ रही है? तो कर्नाटक का नाम सुनते ही आप इतनी चीजों को याद रखिए। अब बात ये आती है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, कर्नाटक की अगर आप बात कर रहे हैं तो कर्नाटक को याद रखिएगा कि इसको, अगर कर्नाटक में मेनली अगर हम बात करें बेंगलुरु की, तो ये याद रखिए कि ये आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी इसमें एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा आपको कि ये कंट्री की आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया का आईटी कैपिटल है। ठीक है, ये एक पॉइंट जो है उसमें याद रखिएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आखिर क्या बदलाव है, क्या चीजों में चेंजेस करने पर बात जो है वो चल रही है? तो याद रखिएगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं कर्नाटक गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि यार हम जो यहाँ पर जो चीजें हो रही हैं, यहाँ पर जो बदलाव किए गए हैं अभी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, वो हमारे राज्य की शिक्षा के आधार पर सही नहीं है। तो उसके स्थान पर वो एक नई पॉलिसी शिक्षा नीति के तौर पर बनाएंगे और उसको वो लागू करेंगे। किसने बोला? कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये चीज बोली। कर्नाटक की बात करते तो कर्नाटक सरकार ने कुसीना माने स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन जो है वो बेंगलोर में हुआ है। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बेंगलोर में हुआ है। कर्नाटक में हाथियों की संख्या का रिकॉर्ड वृद्धि हुआ है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अरबपति विधायक कर्नाटक में है और 5वें विश्व काफी सम्मेलन की मेजबानी बेंगलोर करेगा और वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलोर बन गया है। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे। आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि हाल ही में किसने भारत एनसीएपी शुरू किया है? ये क्वेश्चन ढूंढिए, काफी इंपॉर्टेंट है और इसको कमेंट करके मुझे बताइए। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।